तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नई वीडियो में। PS1 यानी पोनियन सेल्वन 1 ये फिल्म हिंदी में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा कमाल कर नहीं पाया था, पर यकीन मानो ये एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है। नहीं तो 500 करोड़ की कमाई क्यों करता है यार। अब हाँ, इसमें भी कुछ लोग समझ रहे हैं कि इसका बजट तो 500 करोड़ की है, तो इसने 500 करोड़ कलेक्शन कर ली तो कौन सी बड़ी तीर मार ली। तो भाई हाँ, इसका बजट तो 500 करोड़ है, पर एक पार्ट का नहीं, दोनों पार्ट को मिलाकर, मतलब एक का 250 करोड़ हुआ ना भाई। और जबकि इसने 500 करोड़ की कलेक्शन कर ली है, तो सोचो इसने अपने बजट से दुगना कमा लिया है। और सेकंड पार्ट आना तो अभी बाकी है। और आप सबको पता है, जब कभी भी किसी का सेकंड पार्ट आता है, मतलब बैक टू बैक, जैसे बाहुबली, KGF, तो बॉक्स ऑफिस पे वो क्या धूम मचाता है। लेकिन दुख की बात ये है कि फिर भी कुछ भाइयों को ये फिल्म पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, आप अगर इस फिल्म से निराश हुए हो तो ये वीडियो देखने के बाद आपको भी ये फिल्म अच्छा लगेगा। और आप अगर पहले से ही PS1 का फैन बन चुके हो तो भाई आपको तो ये सब जानने के बाद और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो भाई चलो अब आज के इस वीडियो में हम PS1 से जुड़ी कुछ ऐसे बातों के ऊपर नजर डालते हैं जिसे कि देखते टाइम आपने शायद मिस कर दिया होगा। आपने अगर बाहुबली देखा है तो आपको पता होगा, उसमें राजमौली जी बाहुबली का एक अलग झंडा दिखाया है, भल्लाल देव का एक अलग झंडा दिखाया है, और माहिस मते का भी एक अलग झंडा दिखाया है। फिर अलग अलग सिंबल, अलग अलग तिलक, ऐसी सारी बातों को डायरेक्टर अलग अलग दिखा के सबका एक अलग अलग पहचान बनाया है। वैसे इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, आपने अगर अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप एक बार उसे चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाँ, पर अभी के लिए हम ये कह रहे थे कि PS1 में भी डायरेक्टर मणिरत्नम साहब बिल्कुल वैसा ही कुछ किए हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो स्टार्टिंग का एनिमेशन वाले सीन में हमें यहाँ ऊपर और उसके नीचे रेड, ब्लू और व्हाइट कलर का 3 झंडा दिखाया जाता है, जिसका मतलब था सुंदर चोल का 3 राजकुमार और राजकुमारी, पहले आदित्य, फिर कुंदवई और उसके बाद अरुणमौलीवर्मन। इसलिए बाहर भी 3 झंडा दिखाया है। तो रेड कलर दर्शाता है आदित्य को, ब्लू कलर दर्शाता है कुंदवई को, और व्हाइट कलर सिग्निफाई करता है अरुणमौलीवर्मन को, यानी पोनियन सेल्वन को। अब जबकि इन तीनों को 3 अलग अलग कलर्स के झंडे से हमें पहचान करवाया है, तो इस 3 कलर्स का कहानी तो यहाँ खत्म नहीं होगा, कुछ और भी होगा, है ना। तो भाई आप अगर आदित्य को देखोगे तो उनका तिलक में लाल कलर दिखता है, उनका सेना की पगड़ी में लाल कलर दिखता है, और उनका झंडा में भी लाल कलर दिख ही जाता है। बोले तो चारों तरफ सिर्फ लाल ही लाल। वैसे ही आप अगर अरुणमौलीवर्मन को देखोगे तो उनका जहाज, झंडा, सेना, पगड़ी, सेना की पगड़ी, तंबू, यहाँ तक कि जब दूसरी बार मौनी रानी पोनियन सेल्वन को बचाने आते भी है तो तब भी वो हमें सफेद कलर्स के कपड़े में ही दिखते हैं। बोले तो इनके चारों तरफ सिर्फ सफेद ही सफेद कलर दिखता है। फिर अगर कुंदवई का भी देखा जाए तो उनका भी सेना के झंडा में हमें ब्लू कलर देखने मिल जाता है, जो सेना के हर जगह कुंदवई के साथ रहते हैं। पर यही सेना ही अरुणमौलीवर्मन को भी बंदे बनाने जाते हैं, क्यों पता नहीं, शायद वो चक्रवर्ती के आदेश से जाते हैं इसलिए, नहीं तो ये सेना और ये कलर्स कुंदवई के लिस्ट में आता है। अब हाँ, प्लीज यार इसे कोई पर्पल कलर मत बोलना, क्योंकि ब्लू कलर्स के भी बहुत से शेड्स होता है, तो शायद ये वो लोटस वाला है ना। तो भाई कुछ इस तरह से डायरेक्टर हमें तीनों राजकुमार और राजकुमार की मौजूदगी को बहुत ही सुंदर तरीके से हमें फिल्म का स्टार्टिंग में ही दिखाया है। हाँ, लेकिन इन सब कलर्स का सिर्फ यही एक मतलब नहीं था, इन सबको इन सारे कलर्स में दिखाने का एक और वजह भी था। आदित्य को रेड कलर्स में इसलिए दिखाया क्योंकि हम सबको पता है रेड कलर्स क्या रिप्रेजेंट करता है। रेड कलर यानी वार, कॉरेज, एंगर, लव एंड रिलीजियस फॉरवर, ब्लड, मतलब जिस भी कैरेक्टर को रेड कलर पर्सनालिटी के साथ दिखाया जाता है उन सब के अंदर ये सब होता है, और ये सब आदित्य के कैरेक्टर के अंदर है। वो सिर्फ इसमें युद्ध करना चाहता है, उसके पास बहुत साहस है, वो जाति धर्म भूल प्यार करता है, खून बहाता है, मतलब रेड कलर जिन सारी चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है वो सारी बातें आदित्य के अंदर है, इसलिए उसे रेड कलर के साथ दिखाया है। फिर अगर ब्लू कलर की बात किया जाए तो कुंदवई को ब्लू कलर में इसलिए दिखाया है क्योंकि ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है डेप्थ, ट्रस्ट, लॉयल्टी, सिंसियरिटी, विजडम, कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, फेथ और इंटेलिजेंस जैसे बहुत कुछ। और यही सब तो कुंदवई के अंदर दिखता है भाई। वो गहराई से सारी चीजों को समझती है, अपने राज्य को लेकर वो लॉयल्टी और सिंसियरिटी दिखाती है, मंत्रियों के सामने अपना बुद्धि और नंदिनी के सामने अपना कॉन्फिडेंस दिखाती है, परिस्थिति चाहे जैसा भी हो स्थिर रह के अपना फैसला लेती है। मतलब जैसे आदित्य बचपन का प्यार मेरा मुझे भूल गया रे बोल के बाहर युद्ध के ऊपर युद्ध लड़े जा रहा था और सच का सामना करना ही नहीं चाहता था, वैसा कुंदवई नहीं था। इनके साथ कुछ बुरा हो जाए तो ये ज्यादा दुखी नहीं होंगे, और कुछ अच्छा हो जाए तो ये ज्यादा खुशी नहीं होंगे। मतलब समझ रहे हो ना, स्टेबिलिटी नाम का चीज इनके अंदर था। और आदित्य तो बेचारा एक बार धोखा क्या खा गया, एकदम से अनस्टेबल हो गया और रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुंदवई की कैरेक्टर के अंदर वो सब चीज दिखाई देता है जो ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कुंदवई को ब्लू कलर्स के साथ दिखाया है। फिर अभी अगर हम अरुणमौलीवर्मन का देखें तो उन्हें भी मतलब समझ रहे हो ना, व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी, सिंप्लिसिटी एंड पीसफुलनेस को, और यही सब हमें अरुणमौलीवर्मन के पास देखने मिलता है। वो सिंपल रहते हैं, पवित्र रहते हैं, और अशांति की तरफ जाने की तो पहले भाई वो सोचते ही नहीं। हाँ, मतलब वो अपना राजधर्म निभाते हैं, पर उनके पास राज्य की कोई लालच नहीं है। वो श्रीलंका पर जीत हासिल कर चुके थे, पर वो वहाँ राज नहीं करते। फिर महाबोधि संगम ने अपना राज स्वीकार करने को बोल के उनका सिंहासन सौंपते हैं, पर फिर भी ये मना कर देते हैं और सिंपल सी जिंदगी जी रहे होते हैं। और बाकी वो अपने इनका पापा
के बाद या कहीं राजा की आदेश मानने वाला बात तो नोटिस किया ही होगा, जिसमें कि इन्हें बंदी बनाकर लाने की आदेश होने पर भी ये सर झुकाकर उसे मान लेते हैं, क्योंकि यही है इनका कैरेक्टर भाई, इसलिए इन्हें सफेद कलर के साथ दिखाया है। लेकिन रुको, ये कलर्स का खेल यहाँ खत्म नहीं होता, अभी तो और भी है। अब अगर पर्वतेश्वर का सेना को देखोगे तो उन्हें येलो कलर के साथ दिखाया है, फिर चाहे वो नंदिनी के साथ हो, वंध्यादेवन के पीछे हो, या फिर वो गुप्तचर वाला सीन में हो, जहाँ कहीं भी पर्वतेश्वर का सेना दिखते है वो येलो कलर के साथ दिखते हैं। और हाँ, इनका झंडा को तो आप भूलो ही मत। फिर वेलकारा नाम की सेना, जो कि पहले सुंदर चूल के अंगरक्षक के नाम से जाने जाते थे और बाद में पर्वतेश्वर के साइड चले आए ऐसा बताया जाता है, उन्हें ब्लैक कलर के साथ दिखाया जाता है। और बाकी सिंहाला राजा के कलर्स का तो आपको पता ही होगा। तो मतलब हमारा कहना था कि राजमौली जैसे अपने फिल्म में ऐसे सारी चीजों के ऊपर बहुत ध्यान दिए थे, वैसे ही मणिरत्नम साहब भी इसमें इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ध्यान दिए हैं, और इसका हिंट हमें फिल्म का स्टार्टिंग में ही दिख जाता है। और सिंबल्स का भी देखा जाए तो हमारे डायरेक्टर साहब पीछे नहीं हटते। चोर राज्य का प्रतीक जैसे टाइगर था, तो उनके झंडा में टाइगर, आदित्य के कॉस्ट्यूम में टाइगर, महल की दीवार में टाइगर, ऐसे चारों तरफ टाइगर दिख जाता है। वैसे ही वीर पांड्या के स्टार्टिंग वाला झंडा में, फिर वो शपथ लेने वाला झंडा में, मौनी रानी की गुफा वाला झंडा में, क्लाइमैक्स का झंडा में, और नंदिनी के साथ यहाँ पूजा होने वाला तलवार में भी डायरेक्टर्स दो मछली दिखाना नहीं भूलते, क्योंकि यही इनका प्रतीक है भाई। और क्या ही बताए भाई, भले ही स्क्रीन प्ले थोड़ा वीक हो, पर ये सब देखने के बाद हम यही बोलेंगे कि डायरेक्टर अपना दिल जीत लिए। क्या छोड़ो, अभी तो और भी बहुत से ऐसे डिटेल्स है और उन सारी डिटेल्स को भी हमें निपटाना है, इसलिए चलो टाइम ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यही स्टार्टिंग में ही हमें एक धूमकेतु के बारे में दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये धूमकेतु चोल साम्राज्य के राजसी रक्त का प्यासा है, इसलिए जब कभी भी इनके खिलाफ साजिश रचा जाता है तो हमें ये धूमकेतु दिखाया जाता है। पहले स्टार्टिंग में दिखाया जाता है तो वीर पांडियन के सेना को दिखाया जाता है, फिर दूसरी बार दिखाया जाता है तो कुडुम्बुर में साजिश करते हुए दिखाया जाता है, और तीसरी बार दिखाया जाता है तो पांडियन हत्यारों अरुणमोलीवर्मन को मारने का शपथ लेते हुए दिखाया जाता है, और चौथी बार दिखाया जाता है तो पांड्या हत्यारों समुद्रकुल में वेट करते हुए और पर्वतेश्वर का सेना लंका में आते हुए हमें दिखाया जाता है। और हाँ, ये धूमकेतु को हमें 5वीं बार भी दिखाया गया था, जब पर्वतेश्वर अरुणमोलीवर्मन को बंदी बनाकर लाने के लिए भेजता है। पर यहाँ धूमकेतु को दिखाने का क्या मतलब था? यहाँ तो पर्वतेश्वर राजकुमार को एक खरोच तक आए भी न लाने को आदेश दिया था, है ना? क्योंकि भाई नंदिनी तो चाहता तक नहीं था कि अरुणमोलीवर्मन वापस तंजौर आए, वो चाहती थी अरुणमोलीवर्मन श्रीलंका में ही मर जाएगा तो आदित्य तंजौर में वापस आएगा, जिसके बाद वो उससे बदला लेगा। इसलिए तो अरुणमोलीवर्मन को मारने नंदिनी पांड्या हत्यारे रविदास को पहले ही श्रीलंका भेज दिया, और बाद में प्लान करके अरुणमोलीवर्मन को चक्रवर्ती के आदेश से समुद्रकुल पर लाने की भी कोशिश किया, ताकि पांड्या हत्यारों के लिए काम आसान हो जाए। लेकिन अफसोस ये प्लान फेल हो गया। खैर, अब जबकि यहाँ चोल साम्राज्य के खिलाफ नंदिनी का बड़ा साजिश चल रहा था और उसके अंदर ही अंदर बदले की आग जल रहा था, इसलिए हमें यहाँ भी वो धूमकेतु दिखाया गया था। अब अगला स्टार्टिंग का वार, इसके अंदर भी एक डिटेल्स छुपा हुआ है। सब सोच रहे होंगे कि आदित्य के लिए युद्ध का मायने क्या रखता है। इस वार में हमें वो दिखाया है, वो एक हारा हुआ प्रेमी है, युद्ध से खुद को व्यस्त रखता है ना? पर ऐसा नहीं है। हाँ, वैसे ये सब तो है, पर एक वजह और भी है, और वो है आदित्य का बदलना। क्या वो पहले से ही ऐसा ही था? नहीं ना, उसने एक फैसला लिया, जो फैसला कि आदित्य को एकदम बदल के रख दिया, ऐसा आदित्य का मानना है। इसलिए वो कहता है मैं फिर से ये करना नहीं चाहता, और हम समझ जाते हैं कि उसके साथ कुछ तो लोचा हुआ है, इसलिए इसका सटका हुआ है, जिसके बारे में कि हमें आगे पता भी चलता है। तो यही डायरेक्टर इसमें आदित्य का वो फैसला के बारे में भी हिंट देना चाहते थे, जो फैसला की आदित्य को बदल के रख दिया, इसलिए भी ये वार दिखाया है। और हाँ, डायरेक्टर ऐसा ही एक डिटेल्स नंदिनी को लेकर भी हमारे सामने पेश किया है। हम सबने देखा है नंदिनी पहले सफेद कपड़ों में नजर आती है, पर जब वो राजगद्दी की तरफ नजर बढ़ाती है तो तब वो हमें काला कपड़ों में नजर आती है। और कब ये रंग बदलना स्टार्ट होता है पता है? वीर पांड्या को मारने के बाद। तो आदित्य के सीन में जैसे मैं फिर से ये करना नहीं चाहता वाला डायलॉग से हमें समझा दिए थे, वैसे यहाँ डायरेक्टर ने एक सफेद कपड़ा पर खून लगता हुआ दिखा के हिंट दे दिए थे कि नंदिनी का रंग भी अब बदल चुका है। क्या भाई, ये क्या मनुष्य था पता नहीं, जिसने एक वीर को अपने राह से भटका दिया और एक सुंदर सुशील कन्या को खून का प्यासा बना दिया। वैसे हम इसे इनोसेंट नहीं बोल सकते है ना, क्योंकि इसका तो बचपन से राजगद्दी के ऊपर नजर था भाई। अच्छा हुआ जो कुंदवाई इसका भांडा फोड़ दिया। हाँ, पर जो भी हो, वो एक सीन इस कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और डायरेक्टर ने इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें दिखाया है। वैसे ऐसे कि डायरेक्टर ने बिना डायलॉग के निपटा लिया है, पर आपने नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं। जैसे कि जब कुंदवई तंजौर में अपने पापा से मिलने आती है तो वहाँ डायरेक्टर ने नंदिनी और कुंदवई को लेकर एक तोल मोल दिखाया है। नंदिनी कुंदवई का स्वागत करने आती है तो पर्वतेश्वर उसे रोक देता है। ये देखकर कुंदवई भी फिर से नीचे प्रजा से बात करना स्टार्ट कर देती है और उन लोगों को पहले इनके तरफ बढ़ने को मजबूर कर देती है। और जब वो इनके स्वागत करने के लिए आना स्टार्ट करते हैं तब जाके ये अपना कदम बढ़ाती है। ये एक बहुत ही बढ़िया सीन था भाई, जिसमें कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ विजुअल
सिंबल दिखाकर बिना एक शब्द बोले डायरेक्टर खेल गए। फिर ऐसा एक क्लाइमैक्स में भी सीन है जहाँ अपना बेटा का खबर सुनते ही सुंदरचूल बिना सपोर्ट के दौड़ते हुए चले आते हैं। नहीं तो आप इन्हें देखोगे तो जब कभी भी ये चलते हैं तो किसी न किसी के सपोर्ट लेके चलते हुए दिखाई देते हैं। इनका ट्रीटमेंट चल रहा है ना भाई। पर जब अपना बेटा की खबर सुनते हैं तो अपना सेहत का ख्याल किए बिना सपोर्ट के दौड़ते हुए चले आते हैं। और हाँ, वंदियादेवन का तो हम भूल ही गए। आदित्य कुडुम्बर में वंदियादेवन को इसलिए भेजता है क्योंकि वो एक तीर में दो शिकार करना चाहते थे, एक तो जासूसी और दूसरा कुंदवई के लिए वर। मतलब यहाँ सबको लग सकता है कि ये तो वो बंदा है जिसने PS1 की एक बंदी को भी नहीं छोड़ा होगा, सबके साथ इसने फ्लर्ट किया होगा, तो इसके साथ कुंदवई के विवाह। तो भाई हाँ, ये पॉसिबल है। और आदित्य के साथ अरुण मौली का पहले से ये प्लान हो सकता है कि जिसे भी आदित्य अपना तलवार देकर कुंदवई के पास भेजेगा उसी से कुंदवई शादी करेगी। इसलिए तो ये खबर सुनते ही अरुण मौलीवर्मन वंदियादेवन के क्लोज हो जाते हैं और बाद में वंदियादेवन को ये भी बताते हैं कि एक दिन ऐसा ही मुकुट तुम्हारे भी सर पर होगा, चोर राजकुमारी तुम्हारे साथ होगी, तो इसे उस दिन की तैयारी समझो। तो मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ डायरेक्टर ने वो समझदार को इशारा काफी वाला गेम खेला है। अब हाँ, इसका किताब में क्या है ये तो हमें पता नहीं, पर ये सब देखकर तो ऐसा ही लगता है। फिर कंटिन्यूटी का भी देखा जाए तो डायरेक्टर नहीं चुकते। युद्ध के बाद में पार्थिवन को मरम पट्टी करते हुए दिखाते हैं। अरे इनका छोड़, बाहर डांस करते हुए सेना के बॉडी पर भी वो सब हमें दिखाते हैं। फिर अब तंजोर के महल वाला सीन देख लो, अरुण मौलीवर्मन के एक घाव देख लो जो कि उसे श्रीलंका के पहली युद्ध में मिलता है, पर उसे बहुत जगहों पर दिखाया है। सब परफेक्ट है यार, मतलब इतना भी नहीं, एक आधा मिस्टेक्स भी है, जैसे कि वो ब्रिज वाला सीन से गिरने के बाद वो ब्रिज का नामो निशान कहाँ चला जाता है हमें पता नहीं चलता। पर ओवरऑल देखा जाए तो सही है भाई, क्योंकि इसका स्टोरी एकदम कड़क है। और हम तो भाई इसका सेकंड पार्ट के लिए भी बहुत उत्सुक है, क्योंकि कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा जैसा सस्पेंस ना सही, पर इसमें भी कुछ बातें हैं जिसे कि हम जानना चाहते हैं और शायद आप भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आदित्य जैसे एक वीर को ये लोग कैसे मारेंगे, क्योंकि हमारा हीरो का मरना तो पक्का है भैया। स्पॉइलर हो गया क्या? अरे इतिहास है यार, ये तो आप भी जानते ही होंगे। फिर जादूगर का सहायक नाम का व्यक्ति कौन है जो नंदिनी से मिलने आता है, क्योंकि नंदिनी का दासी लोग जिसका वेट कर रहे थे वो तो वंदियादेवन नहीं था। फिर नंदिनी अरुण मौली को मारने भेजता है तो कुंदवई भी अपने भैया को बचाने बंदा भेजा, जिसके बाद जाहिर सी बात है अरुण मौली बच भी जाएगा। तो वो जाने के बाद नंदिनी की रिएक्शन क्या होगी, नंदिनी आगे क्या करेगी, फिर नंदिनी की चेहरा मोनी रानी से कैसे मिलती है, वो कौन है, सुंदरचूल के प्यार है क्या, ऐसे बहुत सी बातें हैं यार जो कि हम सब जानना चाहेंगे। तो अब आपको क्या लगता है फिल्म में भाई लोग? ये फिल्म हिंदी में नहीं चली तो बुरा है क्या? हिंदी में तो विक्रम भी नहीं चला था यार, फिर भी वो भोकाल था ना। वैसे हाँ, हम भी इसका स्क्रीन प्ले से खुश नहीं है, पर स्टोरी और डायरेक्टर साहब की मेहनत को तो समझो यार। लेकिन ये भी सच है कि सबका एक अपना अलग राय होता है, तो इसलिए आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके बताना मत भूलना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।